हेलो एवरीवन। सीए इंटर पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम अपनी रेगुलर क्लासेस में जिन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं उसको रिवाइज करने वाले हैं ताकि ये रिवीजन आपको हेल्प कर सके इस सब्जेक्ट को और बेटर तरीके से प्रिपेयर करने में, कंटेंट की लर्निंग में आपको हेल्प करेंगी और क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करने में आपको डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशंस देंगे। तो आज हम इस सीरीज के अंदर सेशन 1 में इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। आपको ध्यान ही होगा कि हम जब अपने बैच को शुरू करते हैं तो उसके पहले 2 लेक्चर्स इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। उनमें हम डिस्कस करते हैं ऑडिट क्या है, ऑडिट कितनी तरह की होती है, ऑडिटर की टाइप्स क्या है, ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क क्या है, ऑडिट प्रोसेस क्या है, ऑडिट ओपिनियन क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एटसेट्रा। तो हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स में जिन टॉपिक्स को हमने कवर अप किया था उन्हीं को रिवाइज करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, ताकि वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है? यही कीवर्ड्स हैं जो आपके पूरे सिलेबस में डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट चैप्टर्स पर, अलग अलग टाइम पर यूज होते हैं। तो इनकी रिवीजन भी आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन 1 को ऑन द इंट्रोडक्टरी टॉपिक। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव है टॉपिक्स को क्विक रिवाइज करवाना और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वो हम रेगुलर लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ते ही हैं। जो चीज हम रेगुलर लेक्चर्स के अंदर 2.5 आवर्स में कवर अप करते हैं, कोशिश होगी यहां पर 10 से 15 मिनट में उन टॉपिक्स को पूरी तरह से रिवाइज करना। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1 के टॉपिक्स के साथ। पहला टॉपिक आ जाता है हमारा मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिट। ऑडिट को हमने कैसे डिफाइन किया था? एज अ सिस्टेमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एंटिटी। किस लिए? फॉर अ स्टेटेड पर्पस। What can be the purpose? That is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement, यदि ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो। अदरवाइज यदि ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया जाएगा तो पर्पस भी चेंज हो जाता है। सिस्टमैटिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी को दैट इज बीइंग कैरिड आउट इन अ प्लान्ड मैनर। इंडिपेंडेंट वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जहां पर ऑडिटर बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए अपने काम को करता है और एक ओपिनियन देता है जो अनबायस्ड ओपिनियन होती है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, विद द इंटीग्रिटी। सेकेंड टॉपिक जो हमने इसके अंदर स्टडी किया था दैट वाज ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस क्या है? वो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज जिनके थ्रू ऑडिट को परफॉर्म किया जाता है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था? ऑडिट एंगेजमेंट। इस स्टेप के अंदर ऑडिट ऑफर की जाती है बाय द एंटिटी, ऑडिटर उसको एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स it is the stage of offer and acceptance. Offer is being made through the letter of appointment and offer is accepted through the letter of engagement. Once auditor is appointed और उसने अपनी acceptance भी दे दी, now auditor is required to plan his audit and for the purpose of planning auditor is required to perform certain procedure like auditor is required to obtain an understanding of the entity about its environment, internal control, on the basis of which detailed audit plan is prepared. An audit plan includes what? A description of what? Nature, timing and extent of the procedure that are planned to be performed. So during the planning stage auditor develop his overall audit plan, and that audit plan is based on the understanding obtained about the entity, environment and internal control, and that plan includes description, detailed description of
nature of the audit procedures to be performed, timing of the audit procedures to be performed, and the extent of audit procedures to be performed. Then main stage of audit arise, and that is audit execution. All the audit procedures that are planned during the planning stage are now actually being performed. And what is the objective? To collect sufficient appropriate audit evidences. So auditor is required to perform planned audit procedure so as to collect the audit evidences. And what should be the nature of audit evidence? अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा उसका. Audit evidences should be sufficient and appropriate in nature. Sufficiency refers to quantum of audit evidences and appropriateness refers to reliability of audit evidences, जिसके बारे में हमने essay 200 की requirements में भी स्टडी किया था एंड essay 500 के अंदर तो इसका audit evidence का complete डिटेल अवेलेबल है. Based upon the audit evidences collected by the auditor is required to evaluate these audit evidence and draw the conclusion, and that conclusion is expressed in the form of an audit report. So in the fourth stage, auditor is required to draw his conclusion on the basis of audit evidences collected by him, and the conclusion so drawn shall be expressed in the form of an opinion through the audit report. और ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स भी आपको ध्यान होंगी. कौन कौन सी थी? दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती हैं, एक अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और दूसरी मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. मैं पहले वही करा दूं. आज चीजों को मैं थोड़ा सा इधर से उधर लेकर चलूंगा. ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़े, सो दैट एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए. एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं. ऐसा थोड़ी है एग्जामिनर कहेगा बेटा ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है इस टॉपिक के, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन है इस टॉपिक के. तो रिवीजन के अंदर हम टॉपिक्स को इधर से उधर करते रहेंगे सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो कि एग्जाम में जब पूरा पेपर आपके पास होता है पूरे सिलेबस का, तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है. तो अब मैं सीधा पहले टॉपिक से कहां आ गया? लास्ट के टॉपिक पर. ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती हैं. कौन कौन सी? सर एक तो होती है अनमोडिफाइड रिपोर्ट, जिसको हम क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं. ये वो रिपोर्ट होती है जहां पर ऑडिटर सेटिस्फाइड है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट. और दूसरी होती है सर मॉडिफाइड रिपोर्ट. मॉडिफाइड रिपोर्ट वो होती है जहां पर ऑडिटर इन एडिशन टू द मेन एलिमेंट्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चीजों को ऐड ऑन करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई होगी. तो जो हमारी मॉडिफाइड रिपोर्ट है कितनी तरह की थी? ध्यान आ गया होगा. दो तरह की होती हैं. एक जहां पर ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती और दूसरी वो जहां ओपिनियन मॉडिफाई होती हैं. जहां ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती वो दो तरह के पैरा से होती हैं. एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और दूसरा अदर मैटर पैरा. जहां पर ओपिनियन मॉडिफाई होती हैं तीन तरह की होती हैं. एक क्वालिफाइड, दूसरी एडवर्स और तीसरी डिस्क्लेमर. डिटेल कौन से चैप्टर में पढ़नी है? चैप्टर नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट्स में. तो मॉडिफाइड रिपोर्ट की फर्स्ट टाइप है विद अनमोडिफाइड ओपिनियन. ओपिनियन किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर. ऑडिटर कंक्लूड that financial statement reflect a true and fair view, but auditor wants to highlight certain observation through the emphasis of matter para or the other matter para. इसके ऊपर आप एक स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे आगे जाकर. कौन सा? SA 706. और क्लीन रिपोर्ट के ऊपर आप एक स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं SA 700. अब बात आ जाती है विद मॉडिफाइड ओपिनियन. मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है? जहां ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस स्टेटमेंट है, या ऑडिटर कहता है आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन. क्यों? क्योंकि मुझे ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले. बेस्ड ऑन दैट तीन तरह की मॉडिफिकेशन होती हैं ओपिनियन में. एक क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरी एडवर्स और तीसरी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन.
फिर मैंने इसका ये मैट्रिक्स भी आपको बनवाया था। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल नहीं हुई, हमारी ओपिनियन क्या जाती है। यदि जो चीजें हमें नहीं मिली या जो चीजें हमें गलत मिली वो इममैटीरियल है, इनसिग्निफिकेंट है, छोड़ो फिर सारी चीजों को और कंपनी की ओपिनियन क्लीन चिट दे दो, अनमोडिफाइड ओपिनियन। यदि मैटर क्या है, इममैटीरियल है, इममैटीरियल। लेकिन यदि मैटीरियल है और परवेसिव नहीं है, परवेसिव मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन क्या है, मिस स्टेटमेंट, गलतियां, आप क्वालिफाई कर दो। इंफॉर्मेशन नहीं मिली, नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, देन आल्सो क्वालिफाइड करो। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली या जिसकी गलतियां मिली वो सिग्निफिकेंट तो है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को अफेक्ट नहीं करती, तो हमारी ओपिनियन क्या जाती है, फिर हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यदि मिस स्टेटमेंट्स मिलती हैं और मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट के साथ साथ इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को अफेक्ट करने की पावर रखती है, जिसके ध्यान होंगे आपको मैंने इन्वेंट्री के, इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड एसेट्स के बड़े सारे एग्जांपल भी आपके साथ शेयर किए थे। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर भाई साहब आप कौन सी ओपिनियन दोगे, एडवर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, और आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली ऐसे मैटर की जो सिग्निफिकेंट है लेकिन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज ए होल अफेक्ट करने की भी पावर रखते हैं, तो भाई साहब मैं ओपिनियन ही नहीं दे सकता। आई एम नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंसेस, और क्यों, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू लिमिटेशन इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट। सो इसकी डिटेल मैंने इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं करवाया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी, क्योंकि इसकी डिटेल हमें आगे जाकर चैप्टर नंबर 11 में इन द चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें 700, 701, 705, 706, 710 इन 5 स्टैंडर्ड्स को कवर अप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी टॉपिक के बाद ऑडिट प्रोसेस लिया, ऑडिट प्रोसेस के बाद ऑडिट की टाइप। ऑडिट कितनी तरह की होती है सर, 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है वॉलंटरी जो बिना किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के करवाई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं, ऑडिट के बेनिफिट्स को लेने के लिए। इसके अलावा बैंक लोन देने से पहले कहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, गवर्नमेंट में डिमांड कोई ग्रांट देने से पहले, सब्सिडी देने से पहले, लोन देने से पहले, लाइसेंस देने से पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ। 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिक्वायरमेंट लॉ में रेज नहीं हुई, वो बैंक ने रेज की, गवर्नमेंट ने रेज की फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस लाइक ग्रांटिंग लोन, ग्रांटिंग सब्सिडी। So voluntary audit is the audit that is not required by law. Example, audit of an entity when required by the banks for granting the loan or by the government for subsidies, grant, licenses, etc. और इसके अलावा भी यदि बैंक या गवर्नमेंट का केस नहीं भी है, आप एक बिजनेस को कर रहे हैं, स्टैट्यूटरली आपको ऑडिट करने की कोई, ऑडिट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आप चाहते हैं अपने अकाउंट्स को ड्यूली वेरीफाइड करवाना, तो जो इंडिपेंडेंट ऑडिट के बेनिफिट्स हैं आप उनको अवेल करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आपने वॉलंटरली अपने रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवाई है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट जो कंडक्ट की जाती है ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लीगल प्रोविजन और द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जब हम लॉ, रेगुलेशन इनको यूज करते हैं, लॉ का मतलब वैसे तो लॉ एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जो सब एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है, बट प्राइमरली जब मैं इसको रेगुलेशन के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कह सकता हूं लॉ मींस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कवर्ड अंडर वेरियस एक्ट। रेगुलेशन जो रेगुलेटर्स ने इशू की, जैसे आरबीआई की रेगुलेशन, आरबीआई रेगुलेटर है किसका, बैंकिंग सेक्टर का। सेबी ने इशू की सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेटर है किसका, स्टॉक मार्केट का। तो यदि ऑडिट की रिक्वायरमेंट रेज्ड हुई है, क्यों, ड्यू टू रिक्वायरमेंट रेज्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल
Audit of books of account and financial statement in case of companies under Companies Act 2013. Audit under section 44AB of Income Tax Act 1961. Audit required under Banking Regulation Act, LLP Act, Cooperative Society Act, etc. तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट का। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर दो तरह के हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिटर, दूसरा इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है? वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंटरनल ऑडिटर वो पर्सन जो कंपनी का एम्प्लॉय है, पर्सन who is an internal to the organization, but sometimes case are there कि कंपनी इंटरनल ऑडिट को करवाने के लिए भी अपना एम्प्लॉय ना रखकर एक आउटसाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेती है। सो इंटरनल ऑडिटर में आल्सो बी अ पर्सन जो एक्सटर्नल हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड मे और मे नॉट बी। और एक्सटर्नल ऑडिटर यदि अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑडिट कर रहा है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अ पर्सन जो एक्सटर्नल है लेकिन मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया, किस लिए? इंटरनल ऑडिट के पर्पस के लिए। आपको ध्यान होगा आपने सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा हुआ है इंटरनल ऑडिट का, और उसमें लिखा हुआ है कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉय को इंटरनल ऑडिटर बना सकती है, इवन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से इंटरनल ऑडिट करा सकती है। और जो आउटसाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है मे और मे नॉट होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो यदि एक कंपनी ने किसी एक्सटर्नल सीए को या एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जिम्मेदारी दी तो क्या वो एक्सटर्नल ऑडिटर कहलाया जाएगा? नो, है तो वो इंटरनल ऑडिटर ही, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, और उसकी जो रिपोर्ट है वो इंटरनल यूज के लिए है मैनेजमेंट के। सो अ पर्सन जो एक्सटर्नल है टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ अपॉइंटेड बाय द एंटिटी, किस पर्पस के लिए? इंटरनल ऑडिट पर्पस के लिए, हम उसको एक्सटर्नल ऑडिटर का नाम नहीं दे सकते। He cannot be considered as the external auditor। आगे बात करते हैं। फिर आपको मैंने एक फ्रेमवर्क करवाया था ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है? मींस ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहां से रेज हुई, ऑडिट कैसे करनी है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे देनी है, ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स कहां से पता चलती है? There are some statutory requirement, there are some regulatory requirement, there are some pronouncements। तो हम उन सारी चीजों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। पहला, लीगल प्रोविजंस। जो प्रोविजंस हमें कहां मिलते हैं? लॉ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 139 से लेकर 148 तक कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनी ऑडिट के ऊपर है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका सेक्शन 44AB, फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD सारे ऑडिट के ऊपर हैं। इसी तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, LLP एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये सब आपके सिलेबस में है। बैंक ऑडिट चैप्टर नंबर 12, LLP एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट चैप्टर नंबर 13 में आएगी, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। हाँ, टैक्स ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है, टैक्स ऑडिट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का पेपर है आपका ग्रुप 1 के अंदर, वहां आपने पढ़ा होगा। डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा इतना, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती इंटरमीडिएट में, बट फाइनल में डिटेल में पढ़ोगे आप, टैक्स के पेपर में भी उसको और ऑडिट के पेपर में भी। नंबर 2, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन इशू करता है? नंबर 1, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI SA, और दूसरे इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट अथॉरिटी, IFAC की अथॉरिटी में, जिनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम देते हैं। देयर आफ्टर फिर मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसमेंट्स, जिसकी आपको एक बुक भी मिली हुई है, बहुत मोटी बुक, जिसको खोलने से ही डर लगता है। तो प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिलती है हाउ द वर्क इज टू बी परफॉर्म। लेकिन क्या वो गाइडेंस मैंडेटरी कंप्लायंस है? यस,
प्रोनाउंसमेंट्स में जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पार्ट है, उनकी फॉर्मल अथॉरिटी है काउंसिल के पास इशू करने की, और उनकी कंप्लायंस मैंडेटरी होती है। कोई ऑडिटर या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कह सकता मैं नहीं मानता इन स्टैंडर्ड्स को, मैं इनके हिसाब से ऑडिट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, गाइडेंस नोट जो होते हैं वो रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, दे आर ऑफ रिकमेंडेटरी नेचर। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना। सो प्रोनाउंसमेंट्स में बी इशूड बाय ICAI, pronouncements may be issued by regulatory authorities like RBI, IRDA, SEBI। और अब ये तीनों प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में डिटेल आपने चैप्टर 1 में पढ़ ली होगी, क्योंकि जब रिवीजन कर रहे हो तो इसका मतलब सिलेबस का आपका 2-3 चैप्टर तो हो ही चुके होंगे, तो चैप्टर 1 तो जरूरी कर लिया होगा, तो उसके अंदर इन तीनों का बेसिक आप पढ़ चुके हैं डिटेल में। फॉर्मेट, फिर मैंने आपको एक स्टैंडर्ड का फॉर्मेट दिखाया था पूरा SA 500 का, कि किस तरीके से स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और उसके अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 एलिमेंट। इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, ये स्टैंडर्ड कौन सी डेट से इफेक्टिव होगा, इस स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरियस टर्म यूज्ड इन दैट स्टैंडर्ड। फिर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स जो है स्टैंडर्ड की वो बताती हैं वो एस्पेक्ट जिनको ऑडिटर को कंप्लाई करना होता है। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लाइड विद बाय द ऑडिटर। और रिक्वायरमेंट सेक्शन के साथ यदि आपको ध्यान हो तो हर एक पैरा के साथ आगे क्या लिखा हुआ होता था, A1 to A6, A6 to A7, A7 to A11, वो क्या थे, उसकी एक्सप्लेनेशन, जिसको क्या नाम देते थे हम, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। दिस सेक्शन इज टू बी स्टडीड विद द एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। तो ये फॉर्मेट भी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दिखाया था। अच्छा, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी की सारी आपकी नॉलेज के लिए है, इनका एग्जाम से एज सच कोई बहुत लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तो है, आगे डिटेल में सारे आप चैप्टर वाइज कवर अप करेंगे। ऑब्जेक्टिव मेरा यही था, जब मैं रेगुलर बैच के अंदर भी ये टॉपिक आपको करा रहा था, कि आपको ऑडिट की वेरियस कॉन्सेप्ट टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब आप चैप्टर 1 पढ़ोगे तो बीच बीच में अलग अलग टर्म्स यूज नहीं करेंगे, कि चैप्टर 1 को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे ऑडिट कंक्लूजन की, ऑडिट रिपोर्टिंग की, ऑडिट एविडेंस की, ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे, पहले ही चैप्टर से ये वर्ड यूज हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने आपको दोनों इंट्रोडक्टरी लेक्चर में काफी कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस की थी, जो आपके अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में यूज होंगी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये टॉपिक थे हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1 के। अब इंट्रोडक्टरी लेक्चर 2 में हमने क्या क्या टॉपिक कवर अप किए थे। सबसे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की, एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है और दूसरी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट से हमारा क्या मतलब है? ये वो एंगेजमेंट है जहां पर एक प्रैक्टिशनर एक सेटिस्फेक्शन लेता है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और उसके ऊपर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके उसको एक्सप्रेस करता है थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट। तो जहां पर ऑडिटर अपने आप को पहले सेटिस्फाई करता है, जैसे ऑडिट के अंदर ऑडिटर एक कौन सा एश्योरेंस लेता है, ध्यान आ गया होगा, उसके तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट भी पढ़े हैं आपने चैप्टर 1 में। कौन सा एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। बट रिव्यू के केस में, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के केस में ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है मॉडरेट या लिमिटेड एश्योरेंस। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या होती हैं? वो एंगेजमेंट जहां पर एक प्रैक्टिशनर एश्योरेंस लेता है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योरेंस ऑब्टेन। एग्जाम्पल थे ऑडिट के, रिव्यू के एंड अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। बट नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? वो एंगेजमेंट जहां पर एक प्रैक्टिशनर रिपोर्ट देता है, किसके ऊपर?
जो फैक्ट्स उसने फाइंड आउट किए हैं वाइल कैरिंग आउट द एंगेजमेंट, जिसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कंपाइलेशन। कंपाइलेशन एंगेजमेंट कौन सी होती है? जहां पर ऑडिटर की जगह वर्ड यूज करेंगे प्रैक्टिशनर को जिम्मेदारी दी जाती है कि बेस्ड अपॉन द बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए, कंपाइल कर दीजिए। कंपाइलेशन मींस किसी चीज को एग्रीगेट करके एक सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना। बेसिकली क्या है? अकाउंट की भाषा में बात करें तो कंपाइलेशन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लाइक शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, गैप एटसेट्रा। सो वो एंगेजमेंट जहां पर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑन फैक्ट फाइंडिंग विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं की जाती है, एंड हेंस दिस इज ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। जो चीजें मेरे सामने आई मैंने रिपोर्ट में लिखकर आपको दे दी। ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट का टॉपिक। अब इसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ये एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसके अंदर एश्योरेंस कितनी तरह की है? आपका पेपर ही क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो मैंने पहले आपके साथ ऑडिट की कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, फिर मैंने और एश्योरेंस की टाइप्स आपके साथ डिस्कस की थी। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रीजनेबल और थर्ड वन होता है लिमिटेड एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस से हमारा क्या मतलब होता है? 100% सेटिस्फैक्शन एज टू द एक्यूरेसी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सिर्फ सर्टिफिकेशन के केसेस में यह रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज एब्सोल्यूट एश्योरेंस को लेना प्रैक्टिकली मुश्किल होता है और दैट्स व्हाई इसकी रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज में नहीं है। लाइक ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस, अदर एश्योरेंस लिमिटेड एश्योरेंस। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस को लेना जनरली पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरियस लिमिटेशन। उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्टिफिकेशन वर्क। तो इसमें होता क्या है कि यदि आपने एक काम किया और काम को करने के बाद उस काम में मिल गई गलती, उस गलती के लिए आपको पनिश किया जाएगा। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक जो आपने आइडेंटिफाई नहीं की। आप कोई प्ली नहीं दे सकते कि मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, मैंने तो ये चेक किया था, मैंने तो वो चेक किया था, मैंने इतना डिटेल में काम किया था। नो नो नो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब एब्सोल्यूट है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नेग्लिजेंस किसी भी तरह का है, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। रीजनेबल एश्योरेंस में आप एक हाई लेवल की सेटिस्फैक्शन लेते हैं जो एब्सोल्यूट नहीं होती, एंड इसके लिए यदि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने काम को करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हैं। एंड रीजनेबल एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर होती है। फिर आता है मेरे पास वर्ड लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस में डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं किए जाते, रादर लिमिटेड प्रोसीजर्स किए जाते हैं, और जो प्रैक्टिशनर होता है वो एक ओवरव्यू लेता है इस चीजों का, क्या उसके सामने कोई गलती मिल रही है। कोई गलती नहीं मिल रही तो वो लिख देता है नथिंग हैज केम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ। लेकिन वो ये नहीं लिखता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाई गई है। दो चीजें होती हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ये तो हो गया डायरेक्ट ओपिनियन देना, ठीक। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने आपका कंडक्ट ऑब्जर्व किया है, आप सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और दूसरा होता है आप मेरे पास 2-3 घंटे रहे, तो उन 2-3 घंटों में आपके कोई कंडक्ट से मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं पर गलती करते हो, लेकिन आप अच्छे हो या नहीं हो ये नहीं मैं कह रहा। मैं कहता हूं नथिंग हैज केम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव दैट आप अच्छे बच्चे नहीं हो। सो जो लिमिटेड एश्योरेंस होता है उसके अंदर हम यही बात कहते हैं कि जो मैंने लिमिटेड प्रोसीजर्स किए हैं, बस ज्यादा काम नहीं किया मैंने, एंड बेस्ड अपॉन दैट लिमिटेड प्रोसीजर मैं
जो ओपिनियन या कंक्लूजन देता हूं उसमें मैं लिखता हूं नथिंग हैज केम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ। लेकिन ये नहीं कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाई गई है। ये कहां बोलता हूं? ऑडिट में बोलता हूं, जब मैं रीजनेबल एश्योरेंस ले लेता हूं। सो लिमिटेड एश्योरेंस, it is a moderate assurance which is obtained by performing limited procedures. Example, review engagement and other assurance engagement. अब शायद ये वर्ड जब पहली बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया होगा तब शायद पहली बार सुन रहे थे, लेकिन जब आपने चैप्टर 1 किया तो चैप्टर 1 के अंदर तो आपने एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस सारे स्टैंडर्ड्स की क्लासिफिकेशन भी कर ली। तो अब मुझे लगता है ये वर्ड आपके लिए अनकॉमन नहीं रहे होंगे। फिर हमने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एज पर एसए 200, एसए 200 की डिटेल चैप्टर 1 में हम कवर अप कर चुके हैं। दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नाम पूरे पूरे याद होने चाहिए। नाम के भी कई बार नंबर दे दिए जाते हैं, वैसे तो नहीं होते, बट कई बार पेपर सेट करने वाला पर्सन जब मार्किंग स्कीम बनाता है तो उसमें स्टैंडर्ड के नंबर और नाम को भी 1 मार्क अलॉट कर देता है कई बार। तो आपको स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का एग्जैक्ट नेम याद होना चाहिए। तो एज पर एसए 200 ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड to express an opinion that financial statements are being prepared in all material respect as per the requirement of applicable financial reporting framework। और आपको ध्यान होगा फिर मैंने आपको एफआरएफ की 2 टाइप भी डिस्कस की थी। एक होती है कंप्लायंस फ्रेमवर्क और दूसरा होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट इज नॉट परमिटेड टू टेक एनी डेविएशन, वेयर एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट इज परमिटेड टू टेक द डेविएशन। किस पर्पस के लिए? टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर मैनर। लेकिन जो भी डेविएशन ली है उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कहां दिया जाना जरूरी होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये था हमारा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एज पर एसए 200। देयर आफ्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की मैंने आपके साथ डिस्कशन भी की थी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं? वो प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। एग्जांपल, इंडियन गैप, यूएस गैप, एएस, इंड एएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, जीएफआरएस, शेड्यूल 3 एटसेट्रा। 2 तरह के फ्रेमवर्क, एक कंप्लायंस और दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन। कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क जहां पर मैनेजमेंट इज नॉट परमिटेड टू टेक एनी डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ। And what about the fair presentation framework, where the management is permitted to take the deviation so as to ensure that financial statement reflect true and fair view। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द एंटिटीज के केस में कौन सा फ्रेमवर्क चलता है? एंड दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क चलता है। इसके बाद फिर मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था प्रोसीजर्स का। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने इसको रिवाइज करवाया था आपको, बट स्टिल एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। इसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर पढ़ेंगे। अभी शायद हमारे 3 और 4 तो नहीं हुए जब मैं ये रिवीजन रिकॉर्ड कर रहा हूं। जिस टाइम पर रिवीजन रिकॉर्ड कर रहा हूं आई थिंक चैप्टर 1 और 2 अभी चल रहा है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? वो प्रोसीजर्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। किस पर्पस के लिए? टू कलेक्ट एन एविडेंस द ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट प्रोसीजर्स को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा था? 2 में। एक होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरे होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आरएपी क्या होते हैं? वो प्रोसीजर जिनके थ्रू ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो प्रोसीजर जिनके थ्रू ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि इस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त क्या रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के, और ये रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होता है? बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, its environment including internal control। RAP, procedures performed to identify, assess risk of material misstatement, and these procedures are performed to obtain understanding of the entity, its environment including the internal control। Based upon this risk, auditor
आगे बढ़ता है और नेक्स्ट प्रोसीजर परफॉर्म करता है जिसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्सिस का या एफएपी का। उसमें सबसे पहला प्रोसीजर आ जाता है इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन, जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, टीओसी कहते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स कहते हैं। इन प्रोसीजर्स के अंदर ऑडिटर क्या करता है? इवैल्यूएट। यूज द वर्ड इवैल्यूएट, नॉट एग्जामिन। एग्जामिन वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज करिएगा, इंटरनल कंट्रोल के लिए इवैल्यूएशन वर्ड को यूज करना है आपको। इवैल्यूएट करता है ऑडिटर किसको? इंटरनल कंट्रोल को। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? वो पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर जो एंटिटी ने डिजाइन की है, मेंटेन की है, इंप्लीमेंट की है, किस लिए? सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, टाइमली एंड रिलायबल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। तो अब ऑडिटर ने क्या किया? पहले तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, वो प्रोसीजर जिनके थ्रू ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी को इवैल्यूएट करता है। देयर आफ्टर बेस्ड अपॉन दिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर आगे प्रोसीजर परफॉर्म करता है जिसको क्या नाम देते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के थ्रू ऑडिटर अकाउंटिंग डेटा को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उनकी एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को, वैलिडिटी को, ऑथेंटिसिटी को, क्लासिफिकेशन को, प्रेजेंटेशन को, मेजरमेंट को, वैल्यूएशन को, बहुत सारी दुनिया भर की असर्शन है। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ऑडिटर प्राइमरीली 3 एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है। इसके आगे 2 प्रोसीजर होते हैं। क्या क्या? एक प्रोसीजर होता है टीओडी, जिसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं। जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन होती है उसकी डिटेल को चेक करना, दैट इज नोन एज द वाउचिंग। और जो ईयर एंड पर अकाउंटिंग बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज असेट एंड लायबिलिटीज, उनकी वेरिफिकेशन। फिर इसके अलावा ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करता है। इसका भी एक पूरा स्टैंडर्ड आएगा, हमारे सिलेबस में भी है, चैप्टर नंबर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर। उनके थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? ट्रेंड एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, कंपैरिजन एक्सेट्रा। क्या इनके थ्रू भी अकाउंटिंग डेटा की एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जा सकता है? यस। कैसे? वेट किसका? चैप्टर 8 का, उसमें डिटेल में कराएंगे कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन एंड कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप का। देयर आफ्टर टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक, ये तो मैंने आपको रिवाइज करा ही दिया। तो ये वो टॉपिक थे जो हमने 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, और ये बेसिक ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्टरी लेक्चर का या इस रिवीजन का यही है कि ये जो वर्ड है, रिवीजन का ऑब्जेक्टिव बताऊं पर्टिकुलरली, तो अब क्योंकि आप 4-5 चैप्टर के बाद हो सकता है ये रिवीजन देख रहे हो सकता है पूरे सिलेबस के बाद ये रिवीजन देख रहे हो, पूरे सिलेबस के बाद यदि आप ये रिवीजन देख रहे होंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से पता होंगे, और अब आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी क्यों मैं मेन टॉपिक पर जाने से पहले इन की वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ये जो की वर्ड्स हैं, इन्हीं के थ्रू आप ऑडिट के कॉन्सेप्ट को, एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा रैपिड रिवीजन सेशन नंबर 1 ओवर द इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, और मुलाकात करेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।